नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, उनके शिष्य लेनिन के बारे में, साथ ही कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की, चाहे वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो या फिर उनका इतिहास लेखन की अवधारणा हो, और भारतीय इतिहास लेखन में कार्ल मार्क्स का क्या प्रभाव रहा, ये सभी आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो इतिहास लेखन की शास्त्रीय एवं क्लासिकल परंपरा है उसे भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज हम एक नया इनोवेशन कर रहे हैं और आज हम मिलकर एक नए अनुसंधान यानी कि क्या कहेंगे उसे, नए इन्वेंशन की ओर बढ़ते हैं, जिसे एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं। आज हम किताब से पढ़ेंगे ना कि नोट्स से, और हम किताबों के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे कि हम इन किताबों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। हमारी जानकारी इतिहास लेखन की इस किताब से होने वाली है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस एल्वरे। और मैं सामान्य रूप से यहाँ पर एक कहानी की तरह आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे गौर और पूरे ध्यान के साथ इस बात को सुनना है, चाहे आप वीडियो रोक रोक कर या फिर 5-5 मिनट में ब्रेक लेकर आराम आराम से सुन सकते हैं, लेकिन पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना है। इसके बाद आप मार्क्स को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इस तरह से समझने का प्रयास ज़रूर कर लेंगे कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, और मैं सामान्य रूप से पढ़कर आपको सुनाने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे तरीके से सुन पाएंगे, और मुझे भी कि मैं अच्छी तरह से आपको सुना पाऊँगा। आइए देखते हैं। जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्रीय क्लासिकल परंपरा है, एक प्रकार से यह मार्क्स की ही परंपरा है, यानी कि जो मार्क्स का प्रभाव या फिर मार्क्स की इतिहासवादी लेखन परंपरा है, वही शास्त्रीय क्लासिकल परंपरा है। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा, शास्त्रीय क्लासिकल परंपरा, क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा के प्रणेता स्वयं कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के प्रसा के राइन प्रांत के एक छोटे से नगर ट्रैप्स में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। मार्क्स के पिता, जो कि एक वकील थे, ने राजनीतिक कारणों से 1824 ईस्वी में यहूदी धर्म के स्थान पर प्रोटेस्टेंट धर्म अंगीकार कर लिया। मार्क्स ने 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ पर कानून पढ़ते थे, परंतु उनकी रुचि मुख्यतः इतिहास एवं दर्शन के प्रति थी। मार्क्स के स्वभाव में एक विचारक की गंभीरता एवं एक क्रांतिकारी की कर्मठता एवं उग्रता दोनों मौजूद थी। वह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते थे, परंतु उनके उग्र विचारों के मद्देनजर उन्हें यह पद नहीं दिया गया। 1833 ईस्वी के संपन्न परिवार की लड़की 1833 ईस्वी में एक संपन्न परिवार की लड़की जैनी से मार्क्स को प्रेम हो गया और उसी से विवाह किया। जर्मनी में अपने स्वतंत्र विचारों की गुंजाइश न देख मार्क्स पेरिस चले गए और वहां उन्होंने फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादन किया। 1844 ईस्वी में जर्मन विद्वान फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मैत्री हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, जो जीवन पर्यंत बरकरार रही। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण मार्क्स को एक के बाद एक जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों से निकाला गया। अतः आयु के अंतिम 34 वर्ष उन्होंने इंग्लैंड में बिताए और ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर अध्ययन किया और भविष्य में क्रांति के मार्ग की रूपरेखा तैयार की। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने लगातार मजदूर आंदोलनों में भाग लिया और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने सर्वमुखी कृति पूंजी यानी कि दास कैपिटल लिखी। इस कृति का प्रथम भाग उन्होंने लिखा 14 मार्च 1884 ईस्वी को। उनकी मृत्यु के पश्चात दूसरा व तीसरा भाग एंगल्स ने लिखा और उसे प्रकाशित कर दिया। मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल मार्क्सवाद या साम्यवाद की आधारशिला है।
ब्रुसेल्स में रहते समय मार्क्स कम्युनिस्ट संघ में शामिल हो गए। फरवरी 1848 ईस्वी में मार्क्स एवं एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इतिहासकारों के अनुसार समाज की व्यवस्था एवं उनके विचारों पर इस घोषणा पत्र का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति भी इससे काफ़ी प्रभावित थी। क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने पेरिस कम्यून की स्थापना की। इसके प्रभाव से मजदूरों ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मजदूर आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। मजदूरों में उत्पन्न इस चेतना को मार्क्स ने श्रेणी चेतना कहा। वस्तुतः यही श्रेणी चेतना मार्क्सवाद के क्रियात्मक रूप का बीज साबित हुई। मार्क्स हीगेल के द्वंद्ववाद से प्रभावित था, जिसने यह प्रतिपादित किया था कि समाज का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। मार्क्स फ्रांसीसी सामाजिक विचारक सेंट साइमन फोरियर एवं लुई ब्ला आदि से भी प्रभावित हुआ। इंग्लैंड के समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवेन, जिसने बताया था कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण पर्यावरण के कारण होता है, से भी मार्क्स प्रभावित हुआ। मार्क्स के चिंतन के पृष्ठभूमि के निर्माण में उक्त सभी के अलावा औद्योगिक क्रांति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस औद्योगिक क्रांति ने समाज में पूंजीपति एवं मजदूर वर्ग को जन्म दिया। आर्थिक विषमता बढ़ने के साथ साथ पूंजीपति वर्ग के हाथों मजदूर वर्ग का शोषण आरंभ हुआ। अपने चिंतन को व्यावहारिक एवं परिष्कृत करने के लिए मार्क्स ने जहां स्वयं मजदूर आंदोलनों में भाग लिया, वहीं अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन भी किया। मार्क्स ने अपने मित्र एंगल्स के साथ एक स्वतंत्र रूप से अनेक कृतियों का सृजन किया, जिनमें दर्शन की दरिद्रता, पवित्र परिवार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विवेचन, मूल्य, कीमत और लाभ, जर्मन विचारधारा आदि के अलावा दास कैपिटल प्रमुख है। यानी इनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनमें हैं दर्शन की दरिद्रता, पवित्र परिवार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विवेचन, मूल्य, कीमत और लाभ, जर्मन विचारधारा, ये सभी इनकी किताबें हैं और दास कैपिटल सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, द स्पेक्ट्रल एवं न्यू एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि में सारगर्भित लेख भी लिखे गए, प्रकाशित किए। उक्त पुस्तकों एवं लेखों में मार्क्स का चिंतन प्रखरता के साथ परिलक्षित होता है। राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की दृष्टि से मार्क्स के चिंतन का अत्यधिक महत्व है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत कर आगामी इतिहासकारों को मार्क्सवादी इतिहास लेखन की एक प्रखर दृष्टि प्रदान की। वर्तमान में अनेकानेक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन की मार्क्सवादी परंपरा का बखूबी निर्वाह किया है। लेनिन के अनुसार मार्क्स के दृष्टिकोणों और सिद्धांतों की संहति का नाम मार्क्सवाद है। 19वीं सदी की 3 मुख्य सैद्धांतिक धाराएं, जिनके जन्मदाता संसार के 3 अधिक उन्नत देश थे, जर्मनी का क्लासिकल दर्शन, इंग्लैंड का क्लासिकल राजनीतिक अर्थशास्त्र और फ्रांस का समाजवाद, जिसके साथ वहाँ के क्रांतिकारी सिद्धांत भी मिले हुए थे, इन सबको आगे बढ़ाकर पूर्ण कर देने वाली प्रतिभा मार्क्स की थी। मार्क्स के विचार कैसे सुसंगत रूप से एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं, इस बात को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। इन विचारों का समष्टि रूप ही आधुनिक भौतिकवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद है। लेनिन ने इस बात पर भी बल दिया कि अपने ठोस ऐतिहासिक संदर्भ से पृथक कोई निश्चित नियम अथवा सामान्य कथन नहीं होते। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार इतिहास परिवर्तनीय है। 1914 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, मार्क्सवादी सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक सामाजिक प्रश्न को उसकी विशेष ऐतिहासिक सीमाओं में ही लिया जाना चाहिए और यदि इसे एक विशेष देश पर लागू करना है तब उन विशेषताओं का खास ध्यान रखना चाहिए जो उसी ऐतिहासिक युग में उस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। साथ ही लेनिन इसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि ठोस आर्थिक तथ्यों को स्थापित करने तथा ठोस वास्तविकताओं
को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ने के लिए अव्यावहारिकता से बचने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है। लेनिन मार्क्स को अपना आचार्य तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एवं दास कैपिटल को पवित्र ग्रंथ मानता था। सेवाइन के अनुसार लेनिन का मार्क्सवाद साम्यवाद पूर्णतः रूढ़िवादी तथा कट्टर था। वह मार्क्स के सभी वचनों को वेद वाक्य मानता था और व्याख्या भी तदनुसार उनकी ही करता था। इसके बावजूद भी सोवियत रूस में अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवाद के अनुसरण से जिस समाजवादी आंदोलन का विकास हुआ उसे हम साम्यवाद कहते हैं। यह वस्तुतः मार्क्सवाद का रूसी संस्करण था। ठीक इसी प्रकार चीन में माओ के नेतृत्व में मार्क्सवाद का चीनी संस्करण स्थापित हुआ। इस प्रकार मार्क्स का स्वयं का शुद्ध दर्शन क्लासिकल मार्क्सवाद कहलाया एवं उसके अन्य देशों में परिस्थिति अनुसार विभिन्न नामों से प्रचार हुआ। मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप देने का श्रेय लेनिन को ही जाता है। लेनिन यद्यपि मार्क्स के वाक्यों को ईश्वरीय मानता था, तथापि उन्होंने मार्क्सवाद में कुछ संशोधन किए। मार्क्सवाद का लेनिन द्वारा संशोधित रूप लेनिनवाद अथवा साम्यवाद कहलाता है। प्रभुदत्त शर्मा ने लेनिनवाद की 3 परिभाषाएं दी है। पहली, लेनिनवाद मार्क्सवाद के उन सिद्धांतों का नाम है जिन्हें रूस की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया। दूसरा, लेनिनवाद मार्क्सवाद के क्रांतिकारी पक्ष का पुनरुत्थान है जिसका अंग्रेज व जर्मन विचारकों ने नामकरण किया। तीसरा, लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। इस प्रकार लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों को रूस में एक व्यावहारिक रूप एवं पुख्ता आधार प्रदान किया। लेनिन के बाद ट्रॉट्स्की एवं स्टालिन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्ल मार्क्स की इतिहास अवधारणा। मार्क्सवाद में विश्लेषण एवं विवेचना का प्रमुख आधार इतिहास ही है। कार्ल मार्क्स को इतिहास एवं दर्शन में प्रारंभ से ही रुचि थी और यही कारण है कि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का मूल आधार इतिहास ही है। मार्क्स की नज़रों में इतिहास का क्या महत्व था, यह हम उनके द्वारा विद्यार्थी जीवन में अपने प्राध्यापक से पूछे गए इस प्रश्न से समझ सकते हैं। उन्होंने प्राध्यापक से पूछा था कि क्या लोग सोचते हैं कि मनुष्य का प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से संबंध विच्छेद करके इतिहास का एक शब्द भी समझा जा सकता है। क्या उनका विश्वास है कि किसी युग के उद्योग उत्पादन के साधन संबंधी ज्ञान के अभाव में अतीत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? इतिहास को इन तत्वों से अलग करने का तात्पर्य आत्मा को शरीर से और अपने को विश्व से अलग करना होगा। इस प्रकार इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से अलग करना होगा। इस प्रकार इतिहास को मार्क्स ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा था एवं उनकी इतिहास की अवधारणा का प्रमुख आधार आर्थिक सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स की इतिहास अवधारणा पर हीगेल के द्वंद्ववाद एवं प्रत्यक्षवादियों की वैज्ञानिक अवधारणा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। लेकिन मार्क्स ने अपनी इतिहास की अवधारणा में हीगेल के द्वंद्ववाद एवं प्रत्यक्षवादियों के सापेक्षवाद दोनों का ही परिष्कृत वैज्ञानिक स्वरूप स्पष्टतः उभर कर सामने आता है। गोविंद चंद पांडे के अनुसार यदि हीगेल इतिहास दर्शन का प्रवर्तक था तो मार्क्स को ऐतिहासिक समाज विज्ञान अथवा समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जा सकता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवाद समाज की नई विश्लेषण पद्धति इतिहास की और नई दृष्टि है। हीगेल की अपेक्षा धर्मनिरपेक्षता की भावना भी मार्क्स में कहीं अधिक थी। मार्क्स को जहां हीगेल का सर्वप्रथम अनुयायी माना जाता है वहीं उसका विरोधी भी। अनुयायी इसलिए कि उसने हीगेल के द्वंद्ववाद के विचार को स्वीकार किया और विरोधी इसलिए कि उसने हीगेल के आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपक्ष में अपने भौतिकवादी दर्शन को प्रस्तुत किया। हीगेल के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता था, वहीं प्लेखानोव ने
मार्क्स के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा। इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा दी है। हीगल के आदर्शवाद को भौतिकवाद से प्रतिस्थापित करने के उपरांत मार्क्स ने तर्क प्रस्तुत किया कि हीगल सिर के बल खड़ा था और मैंने उसे सीधे पैर के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स का इस संबंध में यह भी तर्क था कि विश्वात्मा से घनिष्ठ संबंध होने के कारण हीगल यथार्थवाद से दूर हट जाता है। वस्तुतः ऐतिहासिक संदर्भ में मनुष्य को समझने के लिए उत्पादन तथा विनिमय के साधनों को समझना आवश्यक है। इस भौतिकवादी आधार से मार्क्स ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और इसलिए मार्क्स को इतिहास विभिन्न वर्गों के संघर्ष के रूप में दिखाई दिया। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की अवधारणा का, या हम यूँ कहें कि क्लासिकल मार्क्सवाद का मूल आधार है। यह हीगेल ने इतिहास का प्रारूप दर्शन में पाया था तो मार्क्स ने उसकी कुंजी आर्थिक परिवर्तनों में खोजी है। इतिहास दर्शन रूपी ताले को जहाँ हीगेल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की चाबी से खोलता है तो वही मार्क्स इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चाबी से खोलता है। जो भी हो, इस द्वंद्वात्मक कुंजी का प्रारूप मार्क्स ने हीगेल से ही प्राप्त किया था। हीगेल की भांति मार्क्स ने भी उसकी वाद प्रतिवाद एवं संवाद रूपी द्वंद्वात्मक पद्धति का अनुसरण किया है, परंतु मार्क्स ने हीगेल के द्वंद्वात्मक दर्शन के साथ फ्यूरवेग के भौतिकवादी का भी सुंदर समन्वय किया है। हीगेल ने इतिहास के निर्माण के विचारों एवं बुद्धि की क्रिया माना है, जबकि मार्क्स ने इतिहास के निर्माण में आर्थिक तत्वों की भूमिका को प्रमुख माना है। मार्क्स के अनुसार मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्व भौतिक जीवन के उत्पादन के साधनों द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता का आधार विचारों के स्थान पर पदार्थ को माना है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को चने के दाने यानी पदार्थ के उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि चने का बीज यानी वाद है तो चने का पौधा उसका प्रतिवाद है, और एवं पौधा जब नष्ट होकर नए दानों को जन्म देता है तो यह संश्लेषण या संवाद है। विकास का यही सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। मार्क्स के अनुसार प्रकृति में द्वंद्व के परिणाम स्वरूप ही भिन्न भिन्न पदार्थ विकासोन्मुख होते हैं एवं उनमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। चने के अंकुर का कई दानों में परिवर्तित होना जहाँ मात्रात्मक परिवर्तन है, वही पानी का बर्फ में परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वारा यह भी समझाना चाहता है कि समाज में भी द्वंद्व होता है और उसी से समाज का विकास होता है। मार्क्स पूंजीवादी शोषण से साम्यवादी समाज के विकास को उसी रूप में देखता है। उसके अनुसार शोषित एवं शोषक के बीच का अंतर्द्वंद्व ही सामाजिक विकास का कारक बनता है और यही अंतर्द्वंद्व वर्ग संघर्ष का भी कारण बनता है। वस्तुतः समाज का एक वर्ग उत्पादन हेतु परिश्रम करता है एवं दूसरा वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के नाते अतिरिक्त लाभ का उपभोग करता है। मार्क्स के अनुसार अब तक के सभी ऐतिहासिक समाज श्रमिक एवं घनिष्ठ अर्थात शोषित एवं शोषक के इन्हीं द्वंद्व को अपने में समेटे हुए हैं। साधनों का पर्याप्त विकास एवं द्वंद्व को वर्ग संघर्ष में परिणत कर देता है और यह वर्ग संघर्ष अंतः क्रांति को जन्म देता है। अतः मार्क्स अब तक के सभी इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास मानता है और इस प्रकार मार्क्स को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वर्ग संघर्ष को आवश्यक बना देता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का अंत मार्क्स क्रांति में देखता है, जिसके पश्चात न कोई वर्ग भेद रहेगा और न ही कोई शोषण। यह मार्क्स का अंतिम संश्लेषण है, जिसमें पुनः प्रतिवाद का जन्म नहीं होता और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के साथ ही मार्क्स प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया रुक जाती है।
इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूंजीवादी समाज से सर्वहारा वर्ग के उत्थान तक के विकास को समझाने की कोशिश करता है। सेवाइन ने हीगेल एवं मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के चरम लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि हीगेल का मानना था कि यूरोपीय इतिहास की परम परिणति जर्मन राष्ट्र के विकास में हुई है और जर्मनी यूरोप का आध्यात्मिक नेतृत्व ग्रहण करेगा। इसके विपरीत मार्क्स को विश्वास था कि सामाजिक इतिहास की चरम परिणति सर्वहारा वर्ग के उत्थान के रूप में होगी और यही वर्ग समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। यद्यपि मार्क्स के अनुसार रूस एक ऐसा देश था जो समाजवादी क्रांति के लिए सबसे कम उपयुक्त था। इसके बावजूद 1917 ईस्वी में समाजवादी क्रांति रूस में संपन्न हुई। लेनिन के अनुसार यह क्रांति मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार ही हुई। सेवाइन के अनुसार लेनिन के रूस में मार्क्सवादी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों एवं आर्थिक दशाओं के आधार पर मानव इतिहास को 5 सामाजिक विकास की अवस्थाओं में बांटा है। उसके अनुसार इन्हीं 5 सामाजिक विचार की अवस्थाओं से इतिहास को गति एवं दिशा मिली है। ये निम्न है: पहला, आदिम साम्यवादी युग; दूसरा, दासता का युग; तीसरा, सामंतवादी युग; चौथा, पूंजीवादी युग और पांचवा, समाजवादी युग। ये पांचों सामाजिक विकास की सामाजिक विषय की अवस्था हैं जिन्हें मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। मार्क्स प्रथम 4 युगों को इतिहास का प्रागैतिहासिक बताता है और उसके अनुसार मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से ही प्रारंभ होगा। मार्क्स प्रथम साम्यवादी अवस्था एवं अंतिम समाजवादी अवस्था के अलावा बीच की तीनों अवस्थाओं को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहता है। लोहे के आविष्कार ने आर्थिक और सामाजिक विकास को नवीन दिशा प्रदान की एवं मानव इतिहास आदिम अवस्था से दास अवस्था में प्रवेश कर गया। एथेंस में 90,000 स्वतंत्र नागरिक थे तो 3,65,000 दास। कालांतर में भौतिक परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन हुआ। भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बनी। राजाओं ने भूमि का एक बड़ा भाग जिन्हें दिया वे सामंत एवं जागीरदार कहलाए और सामंती व्यवस्था आरंभ हुई। सामंत शोषक थे एवं कृषक व मजदूर शोषित, अतः वर्ग संघर्ष यहाँ भी विद्यमान था। औद्योगिक क्रांति ने सामंतवादी अवस्था को पूंजीवादी अवस्था में परिवर्तित कर दिया। उत्पादन के समस्त साधनों के स्वामी पूंजीपति शोषक थे एवं श्रमिक और मजदूर वर्ग शोषक थे। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अवस्था में सभी देशों के मजदूर समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचार से पीड़ित थे, अतः मजदूर अपने शोषण के खिलाफ एकजुट हो गए और पूंजीवादी स्वयं अपने शोषक चरित्र के चलते अपने अवश्यम्भी विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अतः पूंजीवाद के पश्चात सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आकर रहेगा। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था, साम्यवादियों को अपने उद्देश्यों व विचारों को छुपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर शोषण करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने हेतु कुछ भी नहीं है, जबकि जीतने के लिए सारा विश्व पड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन। इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्यवस्था का श्रेय मुख्य रूप से 19वीं सदी के महान विचारक कार्ल मार्क्स को जाता है। उनकी इस व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जगदीश नारायण तिवारी ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में समसामयिक इतिहास लेखन प्रविधि एवं प्रवृत्तियां विषय पर आयोजित सेमिनार में 13 से 15 अक्टूबर 1998 के एक अध्यक्षीय उद्घोषण में कहा था
कि अपने उपयुक्त सिद्धांत यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स ने कोई विस्तृत इतिहास नहीं लिखा और वे दार्शनिक अधिक इतिहासकार कम हैं, परंतु जिन समस्याओं को उन्होंने इस विधि से सुलझाने का प्रयास किया, जैसे पूंजीवाद का विकास, फ्रांस का वर्ग संघर्ष आदि, उसमें अवधारणा सफलता पाई। अपनी सामयिक राजनीतिक रुचि के कारण उनकी मनुष्य के ऐतिहासिक विकास क्रम की 3 अवस्थाओं में विशेष रुचि थी: सामंतवाद, पूंजीवाद और भविष्य में आने वाला वर्गहीन आदर्श समाजवाद। उनके निष्कर्षों से मेल खाती उनके समकालीन हेनरी मॉर्गन की एंशिएंट सोसाइटी में आदिम मानव के इतिहास की सुंदर भौतिकवादी व्याख्या है। मार्क्स आश्वस्त थे कि ऐतिहासिक विकास क्रम का उनका सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की ही तरह वैज्ञानिक नियम है और उसके अनुसार उन्हीं के बताए क्रम से ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। मार्क्स पूर्व कई दार्शनिकों जैसे टॉमस मूर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन एवं लुई ब्ला आदि ने यद्यपि मार्क्स से पूर्व समाजवादी चिंतन की पृष्ठभूमि अवश्य तैयार की थी, मगर इनमें से अधिकांश स्वप्नलोकीय थे, जो समाजवाद के विचार को पद्धतिपूर्ण एवं व्यवस्थित विकास के सिद्धांत एवं इतिहास की आर्थिक व्याख्या इतनी अधिक प्रासंगिक थी कि उसके समकालीन एवं परवर्ती विद्वानों ने मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि का उपयोग कर इतिहास का पुनर्निर्माण किया। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। कई भारतीय विद्वानों ने भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास का लेखन किया। मार्क्स के समकालीन हेनरी मॉर्गन ने अपनी कृति एंशिएंट सोसाइटी में मात्र आदिम मानव के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत कर मार्क्स के समय ही मार्क्सवादी इतिहास लेखन का आरंभ कर दिया था। भारत में मार्क्स के एक प्रमुख अनुयायी के रूप में राहुल सांकृत्यायन को देखा जा सकता है। उनकी पूर्ववर्ती सभी विचारधाराओं, सनातन, वैष्णव, आर्य समाजी, बौद्ध आदि पर मार्क्सवादी विचारधारा इतनी अधिक हावी हुई कि उन्होंने मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि का उपयोग कर विश्व की रूपरेखा, मानव समाज, दर्शन, दिग्दर्शन एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद आदि 4 प्रमुख कृतियों का सृजन किया। मार्क्स द्वारा विश्व की व्याख्या की अपेक्षा उसे बदलने वाले सूत्र का राहुल सांकृत्यायन द्वारा भी अनुसरण किया गया। उन्होंने अपनी उक्त चारों कृतियों के संबंध में लिखा है: मेरी चारों पुस्तकें मानव जाति के आज तक के अर्जित ज्ञान को संक्षेप में देने की कोशिश कर रही हैं, किंतु उनका ज्ञान सिर्फ विश्व को जानने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बदलने के लिए है। हेनरी मॉर्गन ने तो मात्र आदिम मानव के इतिहास को ही भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। राहुल सांकृत्यायन ने तो अपनी कृति मानव समाज में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत का उपयोग कर भारत सहित विश्व के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मानव समाज के विकास के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अपनी कृति मानव समाज में विस्तार पूर्वक की है। इस तारतम्य में डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने लिखा है कि मानव समाज में प्रस्तुत संपूर्ण विवेचन को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि यह राहुल जी की इतिहास दृष्टि साक्ष्यों तथा अन्य प्राप्त स्रोतों के आधार पर मानव विकास का जो चित्र उपस्थित करती है वह द्वंद्वात्मक एवं विकासात्मक है। उनका लक्ष्य इस विकास के द्वारा यह दिखाना है कि मानव विकास किस प्रकार आदिम साम्यवाद से मातृसत्ता, पितृसत्ता, दास सामंतवाद एवं पूंजीवाद की अवस्थाओं से गुजरते हुए समाजवाद की ओर क्रमशः अग्रसर हुआ है और उनकी दृष्टि में वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद ही उसका अंतिम चरण है। अतः राहुल जी की यह समाजवादी इतिहास दृष्टि एक वैज्ञानिक आधार लिए हुए है। 20वीं शताब्दी के मध्य ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में इतिहासकार E.P. थॉम्सन ने मार्क्सवादी हिस्टोरियन ग्रुप की स्थापना में सहयोग किया, जो कालांतर में असाधारण रूप से विकासशील सिद्ध हुआ। थॉम्सन के साथी सदस्यों में क्रिस्टोफर हिल, एरिक हॉब्सबॉम और रडनी हिल्टन इत्यादि शामिल थे।
इसी मार्क्सवादी हिस्टोरिकल ग्रुप द्वारा आज की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पत्रिका पास्ट एंड प्रेजेंट का बीजारोपण किया गया। 1950 ईस्वी के पश्चात भारत में भी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की ओर रुझान बढ़ा। भारतीय मार्क्सवादी विद्वानों को पास्ट एंड प्रेजेंट जैसी पत्रिका संक्रमण पर बहस और हिल, हॉब्सन तथा थॉमसन जैसे इतिहासकारों की रचनाएं सर्वाधिक प्रेरणात्मक प्रतीत हुई, जिन्हें पश्चिम में शैक्षणिक प्रतिष्ठानों ने अक्सर दरकिनार करने का प्रयास किया था। विद्वानों की मान्यता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रभाव क्षेत्र का असाधारण विस्तार हुआ है। यह आधुनिक और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में तो सत्य लगता ही है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में भी सत्य लगता है। वस्तुतः मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि का प्रभाव अत्यंत व्यापक है और मात्र भारत तक ही सीमित नहीं है। निश्चय ही उसका प्रधान कारण इसके अपने आंतरिक गुण हैं और इसका सुस्पष्ट होना, युक्त लगन और इसमें व्यापक प्रयोग की क्षमता का होना है। भारतीय इतिहास लेखन पर मार्क्सवाद के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सुमित सरकार ने लिखा है कि 1950 के दशक से इतिहास के उन प्रमुख लेखकों की रचनाओं में गुणात्मक परिवर्तन हुआ जो शोध के विषय की मूल पद्धतियों और चयन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलावों के प्रति समर्पित थे। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास लेखन में ये परिवर्तन सर्वाधिक स्पष्ट रहे हैं। 1950 के दशक के अंत से उनसे संबंधित रचनाओं ने सामाजिक निर्माणों, भारतीय सामंतवाद के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में वाद विवादों अथवा पूर्व औपनिवेशिक युगों में पूंजीवादी विकास की संभावनाओं जैसे विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। शिलालेख और भूमि अनुदानों की जांच मुख्य रूप से राजाओं, राजवंशों अथवा विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि उन अनुमानों के लिए की गई है जो विस्तृत सामाजिक आर्थिक संबंधों और राज्य निर्माण के प्रश्नों पर उनसे निकाले जा सकते थे। इसी प्रकार मध्यकालीन भूस्वामित्व, दस्तकारी और व्यवसाय संबंधी ढांचों के प्रभावशाली विस्तृत अध्ययन ने पुराने राजवंशीय सैनिक स्थानों का इतिहास ले लिया और इस स्थिति में मार्क्स ने रांके का स्थान छीन लिया। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रारंभिक प्रयास के रूप में बी एन दत्त की दो प्रमुख पुस्तकों डायलेक्टिक्स ऑफ लैंड ऑनरशिप इन इंडिया एवं कास्ट एंड क्लास इन एंशिएंट इंडिया को लिया जा सकता है। भारत के प्रमुख मार्क्सवादी विचारक श्रीपाद अमृत डांगे ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी गई अपनी कृति इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारत भी पश्चिमी देशों की भांति विकास के विभिन्न चरणों, दासता और सामंतवाद से होकर गुजरा है। डांगे ने आर्यों की प्राचीन सामुदायिक व्यवस्था की समाप्ति के उपरांत भारत में दास समाज के उदय का दावा किया है। मार्क्सवाद के प्रति अत्यधिक झुकाव के बावजूद दत्त एवं डांगे की कृतियों को भारतीय इतिहास में कोई खास महत्व नहीं मिला है। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी का है। मार्क्सवादी इतिहासकार डी कौशाम्बी की दो प्रमुख कृतियों एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1956 एवं कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया 1964 को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी गई कृतियों के रूप में इतिहास जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कौशाम्बी महोदय अपनी कृतियों में भारतीय समाज में प्रारंभिक काल में दासों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, मगर डांगे की भांति दास समाज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। कौशाम्बी की मान्यता है कि आर्य जनजातियों द्वारा गैर आर्य दासों का सामूहिक रूप से शोषण किया जाता था। उनके कृतित्व के महत्व को रेखांकित करते हुए सतीश चंद्र ने लिखा है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों में डी कौशाम्बी ने निसंदेह सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और उन्होंने अध्ययन प्रणाली को प्राचीन भारतीय
और उन्होंने बहुत से युवा इतिहासकारों के चिंतन को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया है। उनकी अध्ययन प्रणाली को प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। पुरातत्व शास्त्र, भौतिक वस्तुओं, प्राचीन भारतीय मार्गों के क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, मानव जाति के वर्णन तथा गणित इत्यादि की सहायता से भारतीय वास्तविकता के ठोस अध्ययन लाभकारी और उत्पादनकारी प्रवृत्तियों के एक होने की उम्मीद जगाता है। इस संदर्भ में आर एस शर्मा, डी आर चांदना, रोमिला थापर, एस गोपाल, बी एन एस यादव जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों की रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा में कौशाम्बी के बाद रामशरण शर्मा यानी कि आर एस शर्मा जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उनकी प्रमुख कृतियों प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति और सामाजिक संरचनाएं, सामंतीय समाज और संस्कृति, शुद्धाज इन एंशिएंट इंडिया एवं भारतीय सामंतवाद आदि में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की झलक देखी जा सकती है। कौशाम्बी महादेव के साथ साथ रामशरण शर्मा भी भारत में सामंतवाद के विकास को क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय के रूप में देखते हैं, जो ग्रामीण अधिशेष का निपटारा करता था, और यही सामंतवादी वर्ग भारत में सामाजिक रूप से शक्तिशाली वर्ग बना। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा में डी आर चांदना की कृति स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया 1960, थापर की कृतियाँ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आइडियोलॉजिकल एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, एल गोपाल कृत द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया 700 से 1200 1965 में लिखी गई, एवं बी एन यादव की कृति लैंड सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया आदि महत्वपूर्ण हैं। एवं ये सभी कृतियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इनके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जिन इतिहासकारों ने मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि से लेखन किया है, उनमें इरफान हबीब का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इरफान हबीब मार्क्स से एवं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि मार्क्स को समझने के लिए भी एक बृहद वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इरफान हबीब ने मार्क्स के पक्ष को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मार्क्स के कुछ अनुयायियों ने सार्वभौम काल विभाजन तय किए जाने पर जोर देकर आदि साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और सभी समाजों का वर्गीकरण इन्हीं के बाद एक घटित होने वाली सामाजिक संरचनाओं के अनुसार किए जाने पर बल देकर मार्क्स का अहित किया है। कोई भी अपने कार्यों पर कोई भी राजनीतिक इतिहास कोई भी यह देख सकता है कि मार्क्स ने पूंजीवाद के विकास जैसे कि उनकी पुस्तक दास कैपिटल, या राजनीतिक इतिहास जैसे कि उनकी पुस्तक एंटीज-ब्रेमियर सिविल वॉर इन फ्रांस पर जिस प्रकार अपनी ही विधि को अपने कार्यों पर लागू किया, वह कहीं अधिक परिष्कृत तरीका है, और न ही इसमें कोई सच्चाई है कि मार्क्स का मत था कि सभी प्रकार के विचार भौतिक विश्व को प्रतिबिंबित करते हैं, और इसके विपरीत मार्क्स ने केवल यह चेतावनी दी कि सैद्धांतिक अथवा वैचारिक रूपों को प्राकृतिक विज्ञान के समाज यथा तथ्य रूप में निर्धारित किया जा सकता है। बल्कि उनकी यह भी मान्यता थी कि मानव समाज की प्रगति उसे आवश्यकता के क्षेत्र से निकालकर स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। इस फॉर्मूले का मतलब इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि मानव समाज की प्रत्येक प्रगति के साथ भौतिक परिस्थितियों का महत्व मानव चेतना के सामने कुछ और कम हो जाता है। इसके अलावा मार्क्स ने आख्याताओं की इस अवधारणा को भी निश्चय ही माना होता कि मनुष्य एक अकेले व्यक्ति के रूप में मुख्यतः और अनिवार्यतः अपने हितों के लिए ही काम करता है। इरफान हबीब के साथ साथ नूरुल हसन,
एवं B.R. ग्रोवर आदि ने भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लेखन किया है। सोवियत इतिहासकार रेसनर एवं मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में मत व्यक्त किया है कि आधुनिक युग के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के विकास की संभावनाएं मौजूद थी और इस तरह के मूल तत्वों ने जातियों के उदय में योगदान दिया है, जो मुगल साम्राज्य के विघटन की सहकारी कारण बनी। किंतु ये दोनों ही प्रक्रियाएं बेटरन द्वारा भारत विजय के कारण निष्फल हो गई। इस संबंध में विरोध व्यक्त करते हुए इरफान हबीब ने लिखा कि पूंजीवाद और जातीयता का उभरना एक दूसरे से जुड़ी हुई दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो केवल आधुनिक भारत की घटनाएं हैं और जिन्हें मार्क्स ने पुनरुत्पत्ति की संज्ञा दी, जो कि औपनिवेशिक शासन का अनिश्चित परिणाम थी। इन प्रक्रियाओं का आरंभ उसके पहले के काल में मानना अनैतिहासिक बात होगी। हबीब के इस कथन से स्पष्ट है कि मार्क्स के सिद्धांतों को लेकर भी सभी मार्क्सवादी इतिहासकार लकीर के फकीर होकर एक दूसरे को अंधानुकरण नहीं करते थे। आधुनिक भारत के इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लेखन का श्रेय बिपिन चंद्र, बरुण्य, रजनी पामदत्त, एम एन राय एवं A.R. देसाई आदि विद्वानों को जाता है। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास लेखन की मार्क्सवादी परंपरा में R.P. दत्त जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन इतिहासकारों में A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बिपिन चंद्र की द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया आदि महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार भारत के अनेक मार्क्सवादी इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्ययुगीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखने का सराहनीय प्रयास किया है। इस तारतम्य में जगदीश नारायण तिवारी लिखते हैं, प्रतिभाशाली इतिहासकारों के मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण से मैं प्रभावित हूँ और मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अनेक उत्कृष्ट शोध मार्क्सवादी विद्वानों की देन है। भारत में प्राचीन से आधुनिक काल तक की मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए सतीश चंद्र ने भी लिखा है कि मार्क्स की ऐतिहासिक प्रणाली से प्रभावित बहुत से भारतीय विद्वानों ने भारतीय समाज और भारतीय समाज की जाति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे ठोस संस्थानों के विकास में विभिन्न चरणों को स्थापित करने का प्रयास किया। इन सभी विद्वानों ने एक बड़ी संख्या में भारतीय विद्वानों का ध्यान भारतीय समाज की ठोस समस्याओं और उसके विकास पर केंद्रित करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ों में यहाँ पर असफल हुआ हूँ, मैं एक फ्लो में आपको पढ़कर सुना नहीं पाया, साथ ही मैं यहाँ पर से आपको कुछ समझा नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं इसके बाद जो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि मैं आगे वीडियो बनाकर मार्क्स के विचारों को और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ और माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बेहतर तरीके से यहाँ कुछ ना समझा पाया हूँ, ना सुना पाया हूँ तो क्योंकि मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ। जिस प्रकार से मैंने सोचा था उस प्रकार से ये वीडियो नहीं बना है, फिर भी मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ और अगर आप इसे देखने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी विफलताएं आपको सफलताओं से भी ज़्यादा सिखाती हैं, विफलताएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए ये वीडियो जो मेरी असफलता है, आने वाले वीडियो मेरी सफलता होंगे। वजह ये वीडियो होगा जहाँ पर मैंने सीखा कि मुझे किस तरह से बोलना है, किस तरह के फ्लो में बोलना है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसी तरह जीवन में कई बार आप हारेंगे, लेकिन वो हार आपको कुछ नया सिखाएगी। बस कोशिश ये करना है कि उस हार से आपको बहुत कुछ सीखना है।
फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।